पास्ट पेपर निकालें IS 28 के। जी माय डियर, पूछें। हाँ जी, पूछें पूछें पूछें। चलें जी, स्टॉक, ये कॉस्ट, ये स्टॉक वाली एडजस्टमेंट भी करें। ऑन 30 सितंबर 2017, ये वाली एडजस्टमेंट में कुछ लोग कह रहे करते हैं। ऑन 30 सितंबर 17 हमारे साल के, बोले एक महीना पहले, लेकिन ये कोई फिक्स एसेट तो है नहीं कि एक महीना पहले या इन चक्करों में पड़े। ऑन 30 सितंबर यूशे सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन लिमिटेड। हाँ, मुझे याद आ गया, ये मसला होता है, ठीक है, एक्सेलेंट सवाल। ऑन 30 सितंबर 17 यूशे सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन लिमिटेड ऑन विच इट मेड 30% प्रॉफिट। ये फिक्रे में ना पहले लिखा होता था, असल में एसोसिएट की एडजस्टमेंट नहीं है, सब्सिडरी की एडजस्टमेंट नहीं है। मसला ये कि बच्चे पूछ रहे हैं ये सोल्ड की फिगर है या सोल्ड की सेल प्राइस है या सोल्ड की कॉस्ट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये सोल्ड की सेल प्राइस है या सोल्ड की कॉस्ट है। कोई IS 28 की एडजस्टमेंट नहीं है ये। ऑन 30 सितंबर 17 यूशे लिमिटेड सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन लिमिटेड ऑन विच इट मेड 30% प्रॉफिट। सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड या सोल्ड फॉर 7 लाख? अच्छा, अगर इस तरह लिखा होता ऑन 30 सितंबर यूशे सोल्ड गुड्स फॉर 7 लाख टू हुसैन, फिर तो ये सोल्ड की फिगर होती। तो अभी भी मेरे ख्याल से ना नोट डाल दीजिएगा, मुझे तो सेल प्राइस ही लग रही है। किसी को अगर कॉस्ट लग रही है तो मुझे एतराज नहीं है, किसी में वो अच्छे सवाल आई क्या बना रहे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज इतने, वो फिर बड़ा अच्छे सवाल थे, एक दो हमने किए थे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज इतने, लेकिन ये दरमियान दरमियान में इसमें जम्पशन ले लीजिएगा, इसको सेल प्राइस ज्यूम कर लीजिएगा। ऑन 30 सितंबर यूशे सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन। वैसे 7 लाख ऑफ गुड्स से एक थॉट ज़हन में आ सकती है कि 7 लाख शायद कॉस्ट थी उन चीज़ों की, तो बहरहाल इसको सेल प्राइस से ले लीजिएगा। तो प्रॉफिट तो बताया, ठीक है ठीक है, आप लोगों का जहन उस तरफ जा रहा है, टोटली एग्री, नो प्रॉब्लम, अजम्पशन लेके कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, एमसीक्यूज में भी अजम्पशन फिर देना, फिर नीचे से नीचे अजम्पशन देना, क्या है ज्यूम, अब वो फिर पढ़े, वो फिर ऐसा एमसीक्यू अगर बना दिया, अल्लाह का शुक्र है पास पेपर में इस तरह की बोंगियां नहीं मार रहा हो, पास पेपर के सवालों में वेग चीजें नहीं डाल रहा। अब ये वेग चीज डाल दी, मैं क्या करूं। ओके, वापस आ जाए, पास पेपर का सवाल निकलवाया था एक मैंने। हाँ जी, इसमें से आगे वो कितना नहीं बेच सका, तो सारा ही अनसोल्ड है। अच्छा मोहतरम, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने, ये भी ना पास पेपर क्वेश्चन 7 अपने रजिस्टर पे लिख लें, और इसका ना बल्कि ऐसा करें, पास पेपर क्वेश्चन 7 से पहले एक सफ़ा है वहाँ पे लिख लें, पेज 751 पे, पेज 751 पे आपको सफ़ा पलटना पड़ेगा बार बार, माजरत, लेकिन आप मेरी तरफ इधर ही देखते रहिएगा। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसका हल आपने मुझे खुद ही बताना है। पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, इस वजह से पेरेंट उस पर क्या लगा रहा होगा, IS 40। पेरेंट क्या लगा रहा होगा, IS 40। पेरेंट कुछ नोट नहीं करना, रेंटेड आउट प्रॉपर्टी, रेंटेड आउट लैंड और बिल्डिंग, मशीन वगैरह कोई नहीं, रेंटेड आउट लैंड और बिल्डिंग टू सब्सिडरी। पेरेंट ने लैंड या बिल्डिंग किराए पे दी हुई है सब्सिडरी को, एंड ऑब्वियसली अप्लाइंग
IS 40 ऑब्वियसली कौन सा स्टैंडर्ड लगा रहा होगा, IS 40। एज्यूम P, अच्छा IS 40 में अब आपके पास चॉइस है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रख लो, देखो वो आपके पास चॉइस है। अगर फेयर वैल्यू पे रखोगे तो डेप्रिशिएट नहीं करोगे, और अगर कॉस्ट पे रखोगे तो डेप्रिशिएट करोगे, वो आपके पास चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। एज्यूम P इज यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल इन IAS 40, इन IAS 40। आप बताएं सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, हाथ खड़ा करके कोई बंदा बताए सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, हाथ खड़ा करके। फेयर वैल्यू भी तो पड़ा हुआ है पहले से ही। नहीं, इन्वेस्टमेंट सोदी किंग से तो कोई ताल्लुक नहीं इसका, सोदी किंग तो चला गया हुआ, बाद में सब्सिडरी ने कहा वो मुझे ना कोई किराए पे जगह चाहिए थी, पेरेंट ने कहा मेरे पास पड़ी हुई है, वो शीदे टली की दुकान के पीछे नहीं, वो छोटा सा कमरा, वो जा ले लो, किराए पे ले ले, किराया मुझे दे दिएगा। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को क्या रेंट पेएबल या रिसीवेबल की एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो मैं एंड पे करवाऊंगा। पहली एडजस्टमेंट मैं पूछ रहा हूँ क्या करेंगे, अगर रेंट को रिसीवेबल पेएबल हुआ वो कैंसिल कर देंगे, अब मैं पहली एडजस्टमेंट पूछ रहा हूँ। हाँ जी, P&L के सवाल में तो रेंटल इनकम एक्सपेंस कैंसिल करेंगे, वो भी मुझे पता है, और बैलेंस शीट के सवाल में रेंट रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करेंगे मैनेजमेंट फीस की तरह, लेकिन मैं पहली एडजस्टमेंट पूछ रहा हूँ। हाँ, एक मिनट बोलो। इनको 50 रुपए दे दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में लेके जाएंगे। असल में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फुलफिल ही नहीं होगा जब हम दोनों एक हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी को किराए पे दे दियो, वो किसी नहीं है, वो मेरी है। सब्सिडरी 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 कॉन्सेप्ट देने के लिए हम बात करते हैं, तो किसी नहीं है। तो फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कौन से किराए और कहाँ की बातें। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट होगी शिफ्ट टू IAS 16, शिफ्ट टू IAS 16 जी। रेंट पे देने से पहले अगर कॉस्ट मॉडल पे पड़ी होगी वो अलग डिस्कशन है, वो मैं कर देता हूं। मैंने क्या क्या है कि रेंट पे जब मैंने वो प्रॉपर्टी दे दी है तो मैं उस पे IAS, जैसे रेंट पे दी मैंने फौरन उस पे क्या लगाने लग गया, IAS 40, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया, क्योंकि ये लैंड और बिल्डिंग है रेंट कमाने के लिए, और मॉडल उसमें कौन सा यूज कर रहा हूं, फेयर वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करें कि इसको थ्रो अवे करें, शिफ्ट टू IAS 16। IAS 16 में शिफ्ट करने के लिए एंट्री करेंगे आप PP डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। फिगर्स तो इंशाल्लाह आप खुद ही लिखेंगे नीचे वाला सवाल देख के, ये पहली एंट्री कर देंगे, फिगर्स आप आगे खुद ही लिख लीजिएगा। अगला काम, अब ये जो PP में डाल दिए है ना आपने, ये फेयर वैल्यू पे डाल दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में ये पड़ा हुआ था फेयर वैल्यू पे, तो यही PP में ऑटो पे आ जाएगी फिगर। तो नेट करके भी कुछ लोग करते हैं कि PP को कॉस्ट पे रखो और उसको फेयर वैल्यू में, इतने लंबे चक्रों में हम नहीं पढ़ेंगे। अगला काम ये करेंगे, नाउ ब्रिंग टू कॉस्ट, अब उसको कॉस्ट पे लाएं। नाउ ब्रिंग PPE टू, हालांकि PP पे तो PP को तो किस पे पढ़ा होना चाहिए हमेशा, कॉस्ट पे, अनलेस के IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, वो बातें नहीं करेगा आपसे। नाउ ब्रिंग PPE टू कॉस्ट। आप बताएं अगर फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करना पड़ा, अगर फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करना पड़ा तो क्या एंट्री होगी, अगर फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करना पड़ा, यानी पहले PPE में पड़ी हुई थी, सॉरी पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी हुई थी, हम उसको कहां ले गए, PP में। जब PP में लेके गए तो PP में अनलकीली फेयर वैल्यू पे चली गई, अब मैंने उसे फेयर वैल्यू से गिरा के किस पे लाने, कॉस्ट पे। अब बता दें एंट्री किसकी बुक्स में होगी, फेयर वैल्यू से गिरा के कॉस्ट में लाने, पेरेंट के बुक्स में। गेन उल्टाने की एंट्री बताएं। ये गेन इस वजह से नहीं उलट रहा कि ये डिस्पोजल हुई है, ये गेन इस वजह से उलट रहा है कि ये गेन ही नहीं है, क्योंकि IAS 40 नहीं है, ये कोई आपस का गेन नहीं है, जो हमने बेची नहीं है उसको प्रॉपर्टी। ये गेन इस वजह से उलट रहा है कि अब हम इसको IAS 16 से IAS 40 से IAS 16 में ले गए, इसलिए गेन रिवर्स हो रहा है। गेन रिवर्स करने की एंट्री
नहीं, आप वो करें ना P&L के एतबार से। गेन आप लोग फेयर वैल्यू गेन कहाँ डालते थे IAS 16 में? अदर इनकम में डालते होंगे। अदर इनकम डेबिट, इससे पीपी अल्हम्दुलिल्लाह किस पे आ जाएगी? कॉस्ट पे आ जाएगी। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो CRE, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी है? पेरेंट की। ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट को ये हाथ खड़ा करके बता दे, अगली एडजस्टमेंट को ये हाथ खड़ा हाथ खड़ा करके माय डियर प्लीज, हाथ। एक्सलेंट। डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें, क्योंकि IAS 16 में इजाजत नहीं है डेप्रिसिएशन को स्किप करने की, अनलेस के लैंड है, बिल्डिंग है तो फिर तो नहीं। अब आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी। इस एडजस्टमेंट का मतलब होगा कि आप प्योरली IAS 16 पे ये प्रॉपर्टी आ गई है। और अगर कोई रिसीवेबल पेएबल हुआ, इफ एनी, जरूरी नहीं हर सवाल में होगा, ऊपर वाली 3 तो करनी है। अगर कोई रिसीवेबल पेएबल हुआ तो रिसीवेबल रेंट, कोई 1-2 महीने का रेंट रिसीवेबल पेएबल हो सकता है ना, रेंट रिसीवेबल पेएबल, उसकी एंट्री कर दीजिएगा करंट लायबिलिटीज डेबिट और करंट एसेट्स क्रेडिट। और P&L के सवाल में सिर्फ OI को डेबिट कीजिएगा और डेप्रीसिएशन को डेबिट कीजिएगा। P&L के सवाल में बस ये कीजिएगा। चलें जी, नोट कर लें। और फिर फिगर्स नीचे वाले सवाल में आपको देता हूं, उससे खुद आप लोगों ने लिखनी है। हाँ, शिफ्ट क्यों किया है? मैं हाथ खड़ा करके बताएं जल्दी से, शिफ्ट क्यों किया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 16 में? किस किस को समझ आया है? हाथ खड़ा करें। पेरेंट अपनी जाती किताबों में इसको कह रहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड ने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको किराए पे दी हुई है? कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड ने जब पूछा तो बोला मैंने अपनी को किराए, अपनी को किराए पे दी। उसने कहा जान दे, ये तो इन्वेस्टमेंट्स तेरी है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ से होगी? मोबाइल पे बता दें साथ ही ये कॉन्सेप्ट। अच्छा बता दिएगा ना साथ साथ, अम्मी ये वाला भी सीख लिया कॉन्सेप्ट। जी राजा, आज नहीं मुझे आइडिया, मैं किस टाइम घर जाऊंगा आज का। चलो ठीक है, कभी लाहौर आए तो मिलना। ओके चलें जी। बाकी लोग एडजस्टमेंट ढूंढ लें, एडजस्टमेंट का नंबर बता दें और एंट्रीज कर लें। एडजस्टमेंट नंबर 6 है भाई कह रहे हैं, अगले सफ़े पे एडजस्टमेंट 6 पढ़ लें। इनको 6 पढ़ने दें, आप लोग 3 करें। ठीक, इनको 6 पढ़ने दें, आप लोग अगले सफ़े पे एडजस्टमेंट 3 कर लें। हाइब्रिड में जल्दी से बातें करके बॉल पॉइंट अरेंज कर ले। बॉल पॉइंट है किसी के पास एक्स्ट्रा? पहली रो बॉल पॉइंट चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, क्या चाहिए? भाई सफ़े बांटे तीनों क्लासों में। चार का पास पेपर इधर कर लेते हैं, 4 का आपको होमवर्क में दे देते हैं, ताकि मंडे को फ्रेश होके जो है ना हम आए। बोल बोल। नहीं, आज सिर्फ बैलेंस शीट के सवाल करेंगे, आज नहीं P&L के। आज तो हमने लाइट मोड पे चलना है, फिर P&L के सवाल को एक एक करके ऐसा ऐसा कर करेंगे। आज बैलेंस शीट के सवाल, साथ वाले के चेहरे पे देखें खुशियां। ओहो, IFRS 9 इन्होंने ऊपर रखा है। चलो
FRS 9 तो आज नहीं करना, दूसरी 2 क्लासों में बांट दे नोट्स। उधर नहीं रखवा के आइए। जी आज कोई मसला नहीं, आज जितना मर्जी टाइम लें, आज का कोई मसला नहीं। भाई ये दूसरी क्लास में ले जाओ ना, वो दूसरी क्लास में भी। अच्छा पहुंच गए हैं, हाँ जी। और कोई बात आपने करनी हो मेरे से? उमर आपकी शान है, शान तो ऐसी बातें नहीं है, आप तो ऐसी बातें किया करो। और ऐसी बात करनी भी होती है तो अकेले में करनी होती है, सबके सामने तो नहीं करनी होती। आपने क्या ऐसा किया पूरे सेशन में कि पास पेपर क्वेश्चन 2 मैंने तो पूरा कराना है इंशाल्लाह अगली क्लास में। ओके ओके अच्छा वजह सुने सारी जरा दोबारा, और किसी को सफ़ा ना मिला हो हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें। पहली रो में पहुंच गए, हाथ खड़ा करने पहुंच गए सफ़े, ठीक है शुक्रिया। अच्छा मोहतरम तसल्ली से ना एक बात समझिएगा, सुनिए। अब छोड़ दे इसको नहीं सफ़ा देना आज हमने। अच्छा तसल्ली से एक बात सुनिएगा, डबल हो गए भाई के लिए रख लो, छोटा भाई जो FSC में। अच्छा तसल्ली से बात सुनिएगा कि अपने भाई को कभी सीए, अच्छा पेरेंट ने अगर लैंड और बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो वो भाई इधर इधर इधर, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे क्यों पूरी उतर रही है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बिकॉज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देते हैं लैंड और बिल्डिंग को, तो वो आपकी क्या बन जाती है बोलें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन साथ वाले के कंधे से कोनी हटा के हम अगर एक चीज सोचें कि कंसोलिडेशन के एंगल से इट इज नॉट आवर इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हम तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तक को भी कैंसिल कर देते थे, वो आपस की चीज होती थी। तो इसको कैसे कैंसिल आउट करना है? इट इज नॉट आवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैंसिल करके ये पेरेंट और सब्सिडरी की मिली जुली एक चीज है, बस हमारा एसेट है बस। तो हमारा एसेट डेबिट इन पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, लेकिन वो ऑलरेडी उसकी किताबों में किस पे पड़ी हुई है? फेयर वैल्यू पे। तो ये एंट्री फेयर वैल्यू से कीजिएगा, ये एंट्री किससे कीजिएगा? वो फेयर वैल्यू इधर भी आ जाएगी। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गेन निकालिएगा। फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करने का पर्पस ये है कि अनलकीली पीपी किस पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। ये एंट्री नेट करके भी हो सकती है कि पीपी को कॉस्ट से रिकॉर्ड करो, इसको फेयर वैल्यू से करो, बैलेंसिंग वो नहीं है। बात को सिंपल रखा करें, कंपाउंड एंट्रीज कंफ्यूज करती हैं। दूसरा स्टेप ये परफॉर्म करेंगे, इनको ब्रिंग डाउन कर लेंगे कॉस्ट पे। ये एंट्री करने का मकसद क्या होगा? ब्रिंग पीपी टू कॉस्ट, क्योंकि अब IAS 16 लगना है। लेकिन कॉस्ट पे तो आ गया, मुझे तो अब क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन। तो अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी क्रेडिट। और अगर खुदा ना खास्ता कोई 1-2 महीने का रेंट रिसीवेबल पेबल है उसे भी कैंसिल करेंगे। लेकिन एक बात, अगर लॉस रिवर्स करना हुआ तो जो ये एंट्री है उसके रिवर्स हो जाएगी। हाथ खड़ा करके बताइएगा कि वैसे ICAP ने कभी टेस्ट नहीं किया, एज्यूम करें पेरेंट ऑलरेडी उसको कॉस्ट मॉडल पे रख रहे इन IAS 40, ऑलरेडी कॉस्ट मॉडल पे रख रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताइएगा कौन कौन सी एंट्री होगी? पहली और चौथी। एक्सेलेंट। कौन कौन सी एंट्री होगी? सिर्फ पहली और
चौथी। पहली एंट्री इसलिए होगी कि बस स्टैंडर्ड शिफ्ट हो रहा होगा, लेकिन वो फेयर वैल्यू पे नहीं पड़ा होगा, वो ऑलरेडी बुक वैल्यू पे पड़ा होगा। वो तो आप इसको शिफ्ट कर देंगे बस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट पीपी डेबिट, ये पहली वाली एंट्री हो जाएगी। और फेयर वैल्यू गेन तो है ही नहीं, डेप्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा है वो, तो सिर्फ चौथी एंट्री हो जाएगी, वो अगर जरूरत पड़ी वो हो जाएगी। वो तो सवाल बताएगा ना मॉडल कौन सा है, मॉडल तो सवाल बताएगा, वरना हम तो खुद मॉडल हैं पूरे। सवाल बताएगा कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, क्या चीज, नहीं सवाल बताएगा, बाय डिफॉल्ट कोई मॉडल नहीं है, वो सवाल बताएगा। सवाल नहीं होता है तो चित्र पढ़ेंगे उसे, कि टीचर टूचर नहीं आजकल छोड़ते होते, आजकल तो चीजें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, आके बड़े एहतियात से पेपर बना रहे हैं मेरे भाई, ऐसे नहीं होते। अच्छा जी, हाँ जी, तीसरी एंट्री इसलिए नहीं होगी कि वो IS 40 रिवाइज करना, उसमें जब कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा था तो डेप्शन हम चार्ज कर रहे होते थे साथ साथ, तो डेप्शन तो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। सोचो जरा, जब IS 40 में कॉस्ट मॉडल था तो कॉस्ट पे नहीं रखते थे, फिर हम बिल्डिंग को साथ साथ डेप्रीशिएट भी करते थे, बल्कि हमने भी शायद हैंड रिटन को पेज एक दफा रिवाइज किया था IS 40 का IS 21 करते हुए, उसमें जाके देख लेना, कॉस्ट मॉडल में डेप्शन चार्ज हो रही होती है। ये कभी सवाल आया नहीं, लिख लें छोटा सा नोट डाल के कहीं उर्दू में, अगर P IS 40 में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हो तो फिर पहली और चौथी एंट्री करेंगे। अगर P IS 40 में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हो तो फिर पहली और चौथी एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी बुक वैल्यू पे पड़ी हुई है, हिट तो पड़ गई, लेकिन बीपी को हिट पड़ गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी हिटेड थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो ऑलरेडी चपेड़े पड़ी हुई थी डेप्शन की, वो पहले ही मरी पड़ी थी, उसको पीपी में डाल दें, मरी पड़ी पीपी में डाल दें। अल्लाह अकबर, ये काम अगर बीवी करे। भाई ने सवाल ही बदल दिया, भाई कहते हैं सब्सिडरी रेंटेड आउट द लैंड एंड बिल्डिंग टू पेरेंट, यही काम कर दीजिएगा, ऐसा नहीं इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर नेवर एंडिंग डिस्कशंस हैं। ओके भाई, ईपीएस भी पढ़ाने, रेशियोज भी पढ़ाने, उन्हें छੱਡ दो ਤੁਹਾਡੀ में। हाँ हाँ बोले, क्या चीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आना जाना किस पे रिकॉर्ड होता है, ये तो हमारी स्कोप की डिस्कशन नहीं है, हम तो IS 41 खोल के देखेंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूं हमारी सेपरेट किताबों में IS 41 यूज हो रहे हैं, कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कह रहे हैं इसको IS 16 में ले आओ, रूल में बताऊंगा, ये कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड के रूल हैं, उस स्टैंडर्ड को तो खोल के देखना ही नहीं हमने। डन, ओके। Following are the summarized statement of financial position of Heptagon and Ellipse Limited at 30 जून 2022। पेरेंट की किताबों में क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट, ओ भाई जरूरी नहीं इसको लेके जाना हो, बाद में अदर इंफॉर्मेशन में पता चले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसने अपने चाचे को दी हुई है, अगर सब्सिडरी को दी हुई तो 650 को कैंसिल आउट करेंगे अभी, वरना तो 650 को इधर ही पड़ा रहने देंगे, वरना 650 को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिएगा, हर दफा नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब यहां से फारग करने, जब पहली लाइन पढ़े, जब पेरेंट रेंटेड आउट लैंड एंड बिल्डिंग टू, तब ये एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर पेरेंट लैंड रेंटेड आउट लैंड एंड बिल्डिंग टू सरासे, तो फिर तो कोई मसला नहीं, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, तो हमारे ही बंदे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, साल खत्म होने से 6 महीने पहले पेरेंट ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी लाइफ है 30 साल, 600 मिलियन की खरीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कॉस्ट हो गई, एंड रेंटेड आउट टू, यहां से पता चला कि ये वाली एडजस्टमेंट आ गई है सिर्फ में, बस और कहीं से पता नहीं चला। एंड रेंटेड आउट टू ईएल को रेंट आउट कर दिया ऑन द सेम डेट फॉर 4 मिलियन पर मंथ, 1 साल के लिए किराए पे दिया, अगले 6 महीने तो अगले साल है ना, हमारे साल तो 6 महीने के लिए किराए पे दी।
द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन पीएल बुक्स एट फेयर वैल्यू ऑफ 650। ये नहीं बताना चाहिए था उसको, क्योंकि वो खाली ये भी बता देता फेयर वैल्यू पे है तो हम यहां से फेयर वैल्यू खुद ढूंढ लेते। ये नहीं बताना चाहिए था इसको नीचे के 650 है, वो तो ऊपर से पता चला था 650 है। वो खाली ये बता देता कि इन्वेस्टमेंट द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन एचएल बुक्स एट फेयर वैल्यू। ये क्यों बताने की जरूरत थी? कहता है ये अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा मॉडल यूज करे? फेयर वैल्यू। जून के महीने का किराया अभी तक पे नहीं हो सका, ये छोड़ें, ये अलग डिस्कशन है कि जून के महीने का किराया पे नहीं हो सका। मुझे बताएं मैंने प्रॉपर्टी खरीदी कितने की? खरीदी, एक बार याद रखिएगा, IS 16 और IS 40 में, IS 16 में से 16 में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन BV कंपेयर होती है फेयर वैल्यू से, और IS 40 में कॉस्ट कंपेयर होती है फेयर वैल्यू से। अब पी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन जहन में ज़बानी कीजिएगा। मैंने अपने लिए कितने की खरीदी थी? 600 की। अपने लिए कितने की खरीदी थी? 600 की। और मैंने सब्सिडरी को किराए पे दे दी, तो अपनी सेपरेट किताबों में मैं 600 वाली प्रॉपर्टी को उठा के किस पे ले गया? 650 पे। मैंने फेयर वैल्यू गेन कितना रिकॉर्ड किया? इसको छोड़ें अभी, मैंने किताबों में इसका नाम क्या रखा हुआ है? मैंने किताबों में इसका नाम क्या रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और ये पड़ी किस पे हुई है? फेयर वैल्यू पे। तो 650 यहां से निकाल के पीपी में डाल दिया जी। 650 यहां से निकाल के पीपी में डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे, अब पीपी में ये कितने पे चली गई? ओहो, 650 क्या है? पीपी वैसे चीजों को किस पे रखना पसंद करता है? अगर कुछ ना लिखा हो तो कॉस्ट मॉडल पे। पीपी किस पे रखना पसंद करता है चीजों को? कॉस्ट पे। अब पीपी में 650 पे डाल दिए, पीपी में पड़ी नहीं हुई थी, 650 पे चली गई। 650 से उठा के किस पे ले आओ? फेयर वैल्यू गेन बताएं कितना है? 650 फेयर वैल्यू है 30 जून की, और डेट ऑफ परचेज को कॉस्ट थी 600। कितना गेन उल्टाएं? गेन उल्टाने की एंट्री अदर इनकम डेबिट पीपी, ये एंट्री करके पीपी वापस कितने पे आ गया? 650 माइनस 50, 600 पे। अब अल्लाह का शुक्र है डेप्रिशिएट तो बचपन से ही किसके ऊपर करते हैं, लेकिन 6/12 भी कीजिएगा। 600 डिवाइडेड बाई 30 ईयर्स 10। ओके, और आखिरी बात बता दें कि P&L के अंदर जो है, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर किस महीने का किराया अभी तक पे नहीं किया? जून का। तो जून का किराया कितना है? 4 मिलियन। तो इफ एनी अगर कोई होता तो कर देते कैंसिल। है करंट लायबिलिटीज डेबिट, करंट एसेट क्रेडिट। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पिछले सालों में परचेज की होती तो सारे सालों का गेन उल्टाते और सारे सालों के डिप्शन रिकॉर्ड करते एज ऑन, शुरू दिन से, क्योंकि बैलेंस शीट में तो फिर एज ऑन चीजें जाती हैं ना। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3 साल पहले 600 की खरीदी होती और आज 650 की होती तो गेन तो 50 ही उल्टाते, क्योंकि ये गेन सारे 3 सालों का है। और फिर डिप्शन सिर्फ क्या कहते हैं P&L में 1 साल की जाती है और बैलेंस शीट के सवाल में सारे सालों की जाती है। एक्विजिशन जिस वक्त हमने सब्सिडरी को किराए पे दी थी, क्या बैलेंस शीट के सवालों में ना सेल परचेज कैंसिल नहीं करते, बैलेंस शीट के सवालों में कैंसिल करते हैं डेटर और क्रेडिटर। बैलेंस शीट के सवालों में इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल कैंसिल करते हैं। P&L के सवालों में पूरे साल की इनकम और एक्सपेंस कैंसिल करते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं देने वाला था, ये एडजस्टमेंट्स में पोस्ट करने लगा हूं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में।
एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम। अच्छा, सबसे पहले अदर इनकम डेबिट कर दें, कितने से? 50 से। आपको याद है पेरेंट ने इस साल गेन रिकॉर्ड किया IAS 40 में, उससे कैंसिल कर रहा हूं। और पेरेंट को डेप्शन चार्ज अब करनी पड़ रही है +10, एडमिन में डाल दें, बेहतर है। अब जो बिल्डिंग अब आप की है, अब अपनी बिल्डिंग है आप लोगों की, अपनी बिल्डिंग को तो एडमिन में ही डालें इसकी डेप्शन। और एक काम छोटा सा करें, माइनस कितना कितना करना है, माइनस कितना कितना, एक्सेलेंट, 24 एक एंट्री P&L के सवाल में मार दें -24 माइनस 4 चीजें P&L के सवाल में सब्सिडरी की आपने नहीं भूलनी। सेल कॉस्ट ऑफ सेल में से सेल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करना है, मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस माइनस करने और रेंटल इनकम और रेंटल फॉर द ईयर, लेकिन फॉर 6 मंथ्स करेंगे ना, क्योंकि वो हमने दी ही इधर है। ये एडजस्टमेंट अभी ताजा करके आए हैं 3 दिन पहले पास पेपर क्वेश्चन 1 में, जब इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल किया था, तो ये ताजा एडजस्टमेंट करके आए हैं। अब शायद जो है हमारा एक अच्छा सफा बन जाएगा जो लेट नाइट कल आपसे शेयर करना था, जिसमें अब हम अल्लाह का शुक्र है 3 की बजाय 4 चीजें डालेंगे, 3 की बजाय 4 चीजें डालेंगे। अब फाइनल हतमी मेरे से बात सुन लें, और बात आसान सी है, वो बात मिस नहीं होती इंशाल्लाह आपसे। बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करना है? डेटर क्रेडिटर, पूरी सेल परचेज नहीं, डेटर क्रेडिटर, सोल्ड की फिगर नहीं, डेटर क्रेडिटर। बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर, और इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल, और मैनेजमेंट फी रिसीवेबल मैनेजमेंट फीस पेएबल, और डिविडेंड छोड़ें, और ये रेंट रिसीवेबल रेंट, ये बैलेंस शीट के सवाल में कैंसिल करना है। लेकिन P&L के सवाल में एज ऑन कैंसिल करना है या फॉर द ईयर कैंसिल करना है? फॉर द ईयर। सेल परचेज और इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट और मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस और रेंटल इनकम और रेंट एक्सपेंस। ये 24 कितने लोगों को समझ आ गया? जरा 6 × 4, बड़ी अच्छी रिवीजन होगी, क्योंकि इधर 4 कैंसिल हो रहा है और उधर 24 और 24 कैंसिल हो रहा है। ओके भाई, आज के नोट्स निकाल लें, ये आपको उस फॉर्म में भी हम दे देंगे। ये ऑनलाइन वाले घर के अंदर नोट्स भी खोल सकते हैं अपनी किताब के। ये कंसोलिडेशन का चैप्टर है, कंसोलिडेशन के चैप्टर में आए। कौन सा है चैप्टर? साथ ही खोलें, अगर इससे हेल्प की ज़रूरत हुई तो हम लेंगे इंशाल्लाह इससे हेल्प। स्लाइड्स जो भी आपसे शेयर किए हैं उन पे नंबर नहीं लगे, उन पे इंशाल्लाह हम नंबर भी लगा देंगे। ये पेज 516, ये हम स्लाइड नंबर 1 कर रहे हैं, स्लाइड नंबर 1, पेज 516। ओके, ये आपसे वो उसमें हम शेयर करेंगे मोबाइल में। इधर तो इतना मज़ा नहीं आ रहा सफ़े के ऊपर, ये कलर्ड प्रिंट नहीं है, लेकिन फिर भी हाईलाइट हुआ हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम, एक बहुत बड़ी बात, 51% शेयर खरीदने से कोई सब्सिडरी हमारी सब्सिडरी नहीं बनती। कंसोलिडेशन की आखिरी क्लास में हम ये अल्फाज वापस ले रहे हैं। जब कभी हमारा किसी पे कंट्रोल आ जाता है तो वो हमारी क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। तो सब्सिडरी बनाने के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोल हासिल करना। कंट्रोल शेयर से नहीं आता,
कंट्रोल 3 चीजों से आता है, स्टैंडर्ड कहते हैं कंट्रोल 3 चीजों से आता है। नाउ इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड समटाइम्स आईकैप में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं कि 48% शेयर खरीदे हैं हमने और उसने उसको एसोसिएट नहीं बनाया, सब्सिडरी बनाया है, क्योंकि इसने ये थ्योरी वाली लाइनें लिखी हुई थी। बच्चा पकड़ नहीं सका, बच्चा पूरा का पूरा एसोसिएट में डाल सकता है उसको, सब्सिडरी को एसोसिएट में डाल के पूरा सवाल सॉल्व कराया। मेरा नहीं ख्याल इस पर मार्क्स मिलने चाहिए उसको। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन जो आने वाली है इतनी इंपॉर्टेंट है, तो पहले देख रहा है, आएगी इंशाल्लाह। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी बेस पे डिसाइड होने कि ये हमारी सब्सिडरी है या एसोसिएट है, लेकिन आसान डिस्कशन है। तो सबसे पहले हमने देखना होता है इन्वेस्टी पे हमारा कंट्रोल आया है या नहीं। इन्वेस्टी कौन होता है? कोई ऑनलाइन में है, कह रहे हैं भाई हमारे पास नोट्स नहीं है, तो कोई नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी, इन्वेस्टी के ऊपर हमारा कंट्रोल आया है या नहीं। अच्छा जी, इसको आप साथ साथ कंपेयर ना कीजिएगा, सफे से मैं एंड पे कंपेयर करवा दूंगा, स्पेशली मैं ऑनलाइन वाले हजरात से कह रहा हूं। एन इन्वेस्टर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी, द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी के साथ जो मर्जी तुम्हारी नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, मुझे वो बातें ना बताओ कि तुमने उसे कितना खरीदा हुआ है, कहाँ की बातें हैं, वो कैसी है, नहीं। An investor shall determine whether it is a parent or not. Investor पहले पता भी चलाओ तुम पेरेंट भी हो या नहीं, by assessing whether it controls the investee. पहले तुम क्या देखो कि तुम इसको क्या कर रहे हो, याद नहीं करनी बातें, बस पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। पहले क्या देखो तुम इसे क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो या नहीं। अच्छा, an investor controls an investee if all of the following conditions are fulfilled. इनमें से एक भी मिसिंग होगी ना तो फिर आपका कंट्रोल नहीं है, फिर आपका कंट्रोल नहीं है। वो तीजा पहले आ गया। सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, पावर ओवर द, इस पे लोगों की यही राय है कि पावर से मुराद वो 50% शेयर ही है, लेकिन कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए इस पे, पावर ओवर द इन्वेस्टी। दूसरी चीज, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न। हाथ खड़ा करके बताएं एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न का क्या मतलब है। ऑरेंज पेज, ऑरेंज पेज। डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स नहीं होती, वो कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। याद रखना, आप सब्सिडरी उसी को कह सकते हो दुनिया में जिससे आपको वेरिएबल रिटर्न मिलना है। अगर फिक्स रिटर्न मिलना है तो फिर आपने लोन दिया हुआ है उसको, फिर ये लोन है, फिर ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इन्वेस्टर के पास एक पावर होती है कि वो रिटर्न उसका वेरिएबल होता है और अच्छे पीरियड्स में वो 40% भी कमा सकता है उससे। आम बैंक 10-15% कमाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तुम तो पता नहीं कितना कमा सकते हो। तो यू आर एक्सपोज्ड, तुम एक्सपोज हो गए हो पेरेंट, और you have a right to only variable return from its involvement। और याद रखना, तुम्हारे से ही पूछा जाएगा ये कितना डिविडेंड देना है, तुमसे ही पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि तुम ही पेरेंट हो, तुम इन्वॉल्व होना ये डिसीजन लेते हुए, दूसरों से ना पूछना। एनसी निक्की को तो लिफ्ट नहीं करानी हमने, हमारी चलनी है। बात दोबारा लिख रहे हैं, ये बात हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है सब्सिडरी पे कि हम उन वेरिएबल रिटर्न्स की अमाउंट्स भी उठा के बदल सकते हैं। यानी हम डिसाइड करेंगे 20% डिविडेंड मांगना है या बांटना है, या हम डिसाइड करेंगे 22%। निक्की की नहीं सुननी हमने। अगर ये 3 पावर्स आपके पास हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सब्सिडरी के ऊपर क्या है, अगर कंट्रोल है तो वही अकाउंटिंग करें जो हम कर रहे हैं। वर्किंग 1 खोलें, 2 खोलें, 3 खोलें, सारे एसेट्स लायबिलिटीज उसके इनकॉर्पोरेट करें। तो लेट्स रीड आउट अगेन। एन इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट जैसी मर्जी है, जितने मर्जी शेयर आपने खरीदे हुए, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। एन इन्वेस्टर शैल डिटरमिन वेदर इट इज अ पेरेंट और नॉट। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फुलफिल्ड। नंबर 1, यू हैव पावर, ये ना कहिएगा जहां एंड नहीं लिखा हुआ, ऊपर ऑल लिखा हुआ ना। यू हैव पावर ओवर द investee, you have exposure or right to variable return from its involvement with the investee, and you have the ability to use this power over the investee to affect the amount of its returns। मुझे क्या मिलते हैं बोले, डिविडेंड। तो बस हमारे लिए ना
इतना ही इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन वाले भी इसको हाईलाइट कर लें, इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये पैरा। इसकी तफसीलात में नहीं जाना हमने, ये तो फिर नेवर एंडिंग बहसें हैं। हमने बस इतना सा पावर पॉइंट के स्लाइड में डाला है और हमारे लिए है भी इतना ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से पढ़ लें या उधर से पढ़ लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर लिख लें ऑनलाइन वाले, आप लोगों ने यहाँ लिखनी है, यहाँ लिख लें। वेरिएबल रिटर्न का मतलब हमने क्या बताया है? डिविडेंड ऑफ एस। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टर कौन होता है और इन्वेस्टी कौन होता है? इन्वेस्टर पेरेंट होता है और इन्वेस्टी सब्सिडरी होती है। तीसरी बात ये, यू हैव द एबिलिटी टू यूज द पावर ओवर द सब्सिडरी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। रिटर्न डिविडेंड है, आपसे ही पूछा जाना डिविडेंड कितना देना है, और अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा डिविडेंड कितना देना है तो पुत्र फिर चाहे आप उसके जितने मर्जी शेयर खरीद लो, आप नहीं हो इसके पेरेंट। तो ये तीनों बातें जब पूरी, यहां एंड उसने डाला हुआ है, जब तीनों बातें पूरी हों तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज आवर सब्सिडरी। नंबर 1, आई हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी। नंबर 2, आई एम एक्सपोज, मैं एक्सपोज हो गया हूं, जैसे कोरोना था, अब एक्सपोज हो गए, अब आप मारे गए हैं, या बहुत ज्यादा कमाएंगे या बिल्कुल नहीं कमाएंगे। एक्सपोज टू वेरी एबल रिटर्न्स, एंड you have the ability to use your power over the subsidiary to affect the amount of its return. Done? Okay. कहते हैं मैं ही थोड़ा सा आपको बताता हूं कि कंट्रोल कब एग्जिस्ट करता है। अब ये मिसालें देने लगे जो 50% से हटके हैं। कहते हैं मैं आपको बताता हूं, वो किताब से कंपेयर ना करें, साथ मैं करवाऊंगा, कंफ्यूज होते हैं। सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंट्रोल में एग्जिस्ट। Control is assumed to exist when the parent owns directly or indirectly through other subsidiaries. ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली तो नहीं है कि आप खुद खरीद लें 50 या अपनी सब्सिडरियों को कह दें थोड़े थोड़े खरीद के 50 पे पहुंच जाओ। Control is assumed to exist when the parent owns more than half of the voting power of the entity. Unless in exceptional circumstances it can be clearly demonstrated that such control exists or does not exist. So exceptional circumstances फिर बता देंगे। असूली तौर पे कंट्रोल आपका तब आता है जब मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर हो, तब आपका कंट्रोल आ जाता है। डिफेक्टो कंट्रोल भी कई दफा होता है। डिफेक्टो कंट्रोल ये होता है कि पेरेंट ने सब्सिडरी के 45% शेयर खरीदे हुए हैं और जो अदर शेयर होल्डर्स हैं, जो अदर ओनर्स हैं, जो सब्सिडरी के अदर ओनर्स हैं, वो 1% वाली अवामुन नास है। आप जरा सोच के बताएं कि 45% शेयर मेरे पास हैं और 55% शेयर 55 लोगों के पास हैं, या हो सकता है आधा आधा परसेंट शेयर हों तो 55% शेयर 110 लोगों के पास हैं। तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी सब्सिडरी है, क्योंकि दूसरे लोग बहुत वीक हैं और वीक लोगों में से 4-5 लोग आपके साथ मिल ही जाया करेंगे और आपकी ही चलनी है, परेशान ना होना। ऐसी सूरत में भी आप इसको अपनी सब्सिडरी बना देना। और सीआर जब ऑब्वियसली फिर जब एसआरई की वर्किंग होगी, एसआरई की फिर तो करनी पड़ेगी एसआरई की वर्किंग, तो आपको हिस्सा जा रहा होगा 40, लीगल ओनरशिप तो 45 है, रियलिटी में तो आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल। और निक्की को आप जरूर दे दीजिएगा 55%, लेकिन वो एक निक्की नहीं है इमरान खान। वो अगर एक निक्की होता फिर कभी भी नहीं होना था, या हो सकता है 2-3 लोग मिलके होते फिर भी शायद स्टैंडर्ड कहते हैं, जब दूसरे लोग बड़े माड़े हों, छोटे लोग इकट्ठे हो गए हों, पढ़ते हैं अभी थ्योरी, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर इस तरह आप कर लें, कोई मसला नहीं। नोट करें जी, किताब पे नोट करें, जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स पे नोट करें। कहाँ है किताब पे ये कॉन्सेप्ट? पेज नंबर 516 में हम पॉइंट 1 पढ़ रहे हैं। पॉइंट 2 में है ये, हाँ पॉइंट 2 में, 1 में तो वो जनरल बात की हुई है ना। ये डायग्राम नोट कर लें बस। जब निक्की कोई एक बंदा हो या निक्की बहुत सी निक्कियां हों,
बहुत सी निकियां मिलके निकी 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 निकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत में भी पेरेंट का कंट्रोल है। आए जी इधर। A company might control an other company. एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, even if it owns shares which gives it less than half of the voting right. चाहे half of voting right है, फिर भी half से कम है, फिर भी less than half लिखा, हाँ शुक्र है, less than half लिखा हुआ है, 45%. Such a company is said to have a de facto control. ये लातीनी ज़बान का de facto control over the other company. De facto is a Latini phrase which translates as a fact. हकीकत, हकीकत तो यही है ना कि ये सारी हमारी है. It is used to mean in reality or to refer to a position held in fact, हकीकत में, if not by legal. Legal right तो सिर्फ कितना है 40, but in fact तो ये हमारी है ना subsidiary. Example वही वाली 45% holding by A company gives it control of B company. It would be unlikely that sufficient number of other shareholders would vote together to stop A directing the company as it wish. बहुत कम चांस है कि 55 लोग मिल जाएं और अपनी ग्रुपिंग अलग बना लें और 45 वाले को छोड़ दें, इसका काम बहुत चांस कम है। अमूमी तौर पे माइट इज राइट उसी का साथ देंगे जिसके पास 45 है। तो इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो 45% वाले के पास लाठी है, तो दूसरे जो स्टिकें लेके आए हुए हैं, पेंसिलें लेके आए हुए हैं, तो वो फिर सारे उसी लाठी वाले के साथ मिलेंगे। हाँ ये क्वेश्चन बताएगा कि दूसरे शेयर होल्डर्स बहुत कमजोर हैं, ये सवाल बताएगा। हाँ बहुत ज्यादा भी हैं, बहुत कमजोर भी हैं, यानी कमजोर मीन्स के परसेंटेज बहुत कम है उनके पास, सवाल बताएगा। और कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के पास 15-20% शेयर हो, हमारे पास 45 है, किसी और के पास 15-20 हैं, और हमने उससे एग्री करा लिया है कि तुमने हमेशा हमारी माननी है, तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर ऑब्वियसली ये हमारी सब्सिडरी है। अब नजर तो नहीं आ रही होगी, ये लाइन एंड पे है। अ कंपनी माइट कंट्रोल एन even if it owns shares which give it less than half of the, because it has an agreement with the other shareholders which allow it to exercise control. जहां हमने अदर शेयर होल्डर्स को मना लिया कि हमें कंट्रोल चलाने दो, तो बस ठीक है, फिर तो वो बैक एंड पे एक और एग्रीमेंट हुआ होगा, उसकी नजर में फिर आपके पास ताकत है सारी। नाउ अब आप कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, तीन बातें। अब आमतौर पे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है मोर देन हाफ पे, लेकिन अगर डिफेक्टो कंट्रोल है, यानी मेन कंट्रोल हमारे पास है, बाकी कंट्रोल 1-2% वालों के पास है, तो फिर ऐसी सूरत में बी हमारा ही कंट्रोल है। और अगर हमारा कंट्रोल 40 और अगले का 20-25% है और उस वाले को सिर्फ मना लिया हमने, या किसी भी हमारा 45 है अगले का 6 है, उस 6 वाले को हमने मना लिया अपने साथ, तो फिर भी किसका कंट्रोल है? लेकिन मुझे हिस्सा 45% ही जाएगा, लेकिन कब्जा किसके कंपनी के ऊपर? हमारा कब्जा। ओके, ये जी अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस अंडर विच parent is never required to prepare consolidated financial statements. वो कंडीशंस, थोड़ा सा ना जरा एक चीज पहले आगे पढ़ लेते हैं फिर इधर आते हैं, चलें ठीक है, पहले ये पढ़ लें। ये आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको डायग्राम के जरिए आपने समझना है। अच्छा ये तो हमने सारा ही पढ़ लिया ना, पॉइंट 2, अब ये सारा ही पढ़ लिया। किन कंडीशंस में पेरेंट का सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल तो होगा, लेकिन फिर भी वो कंसोलिडेशन नहीं करेगी। कौन सा टॉपिक है पुराने नोट्स में? कंसोलिडेशन, इधर नहीं लिखा हुआ, बहुत पुराने नोट्स खोलें, कैफ 5 मार्च 23, फारूक कैफ 5 सितंबर 22,
किधर है कंसोलिडेशन? किधर है? गुजर गए। टर्म टेस्ट, एथिक्स, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट्स। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब? ये किधर है, किधर है, किधर है? खुद बना लेते हैं। ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है। इसने इसके 80% शेयर खरीदे हुए भाई, चुप। और इंजमाम ने यूफोन के 20% शेयर खरीदे हुए, या इमरान खान ने, चले इमरान खान ने सब्सिडरी के 20% शेयर खरीदे हुए। पेरेंट खुद बिका हुआ है। पेरेंट खुद बिका हुआ है, यानी पीटीसीएल को ओन किया हुआ है नाइकी ने। बाहर की कंपनी है नाइकी, उसने पीटीसीएल को क्या, चले पाकिस्तान की कंपनी है नाइकी, उसने ओन किया हुआ है। ये पीटीसीएल है और ये यूफोन है। बाबा जी रहमत वगैरह नहीं है, बाबा जी रहमत वगैरह नहीं है, बाबा जी रहमत वगैरह को छोड़ें। और इंजमाम ने इसके 10% शेयर खरीदे हैं। अब आप लोगों ने नोट से कुछ नहीं पढ़ना, पहले मेरी बात सुननी है। IFRS 10 requires that, नोट से कुछ नहीं पढ़ना, मेरी बात सुननी है। IFRS 10 requires that an entity that is a parent, shall present consolidated financial statements and must include all subsidiaries. A parent need not present consolidated financial statement. A parent need not present consolidated if 4 conditions are fulfilled. Number 1, if it is wholly owned subsidiary और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। अगर ये खुद सब्सिडरी है, होली ओन्ड 100% या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एन अदर एंटिटी and all its other owners including those not otherwise entitled to vote, छोड़ें, all its other owners have been informed, इनको बता दिया है, and do not object to the parent not presenting consolidated financial statement. आसान सी बात पहले उर्दू जुबान में समझ लें, मादरी जुबान में। पेरेंट ने अपनी सारी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करना होता है, ये बात उसने वैसी लिखी है ऊपर। फिर अगली बात उसने लिखी, पेरेंट को चाहिए कि सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना करे अगर भाई बात सुनो, अगर पेरेंट खुद 100% ओन्ड है किसी का या पार्शली ओन्ड है, और पेरेंट के अदर ओनर्स डू नॉट ऑब्जेक्ट। इंतजाम कह सकता था नहीं तो वो तुम्हारी आपस की गेम है, मुझे इधर से दिखाओगे क्या गेम चल रही है। एंड पेरेंट अदर ओनर्स डू नॉट ऑब्जेक्ट कि ये कंसोलिडेशन नहीं करा, इंतजाम ने कहा चलो खैर है, हालांकि इंतजाम का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी शर्त वो ये है, आप लोग मत पढ़ें, पेरेंट के डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे, पीटीसीएल के वैसे शायद हो रहे हों, चलें छोड़ें। पेरेंट के डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे, यानी ये प्राइवेट टाइप कंपनी है। और तीसरी शर्त, इसका कोई इरादा भी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने का या डिवेंचर्स को लिस्ट करवाने का। और चौथी शर्त, तुम वादा करो कि तुम कंसोलिडेशन में इन सबको समेट लोगे, जिसमें तुम अपनी सब्सिडरी भी डालोगे और अपनी सब
सब्सिडरी भी डालोगे। तो अब जरा 4 बातें जबानी पढ़ा दें, फिर कोशिश कर लेते हैं उनको पढ़ने की। पेरेंट को असूली तौर पे चाहिए कि सारी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करे, लेकिन अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं तो पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ पेरेंट इटसेल्फ इज अ wholly owned or partially owned subsidiary and its other owners do not object for not preparing the consolidated financial statements. और अगली बात, पेरेंट्स डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तीसरी शर्त, पेरेंट इज नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग द इट्स डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। और चौथी शर्त, द पेरेंट्स पेरेंट और अल्टीमेट पेरेंट, ये लफ्ज भी आएगा, द पेरेंट्स पेरेंट और देयर अल्टीमेट पेरेंट एग्रीज that he will prepare consolidated to be available to public. He will prepare consolidated financial statement to be available to, in which he will also include the subsidiaries of parent. आज आके एक मेन शर्ती इंजमाम को मनाना है। बाकी सारी चीजें तो इनके अपने हाथ में है, बाकी सारी चीजें अपने हाथ में। मनाना असल में किसको है? इसको मना लिया तो ये सारी गेम है, अगर इसको नहीं मनाए बाकी तो अपनी आपकी सारी गेम आपके अपने हाथ के अंदर है। पढ़ें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये नोट करें, ये तो किताब पे नोट करना पड़ेगा ना, ये तो नोट्स आखिरी दिनों में काम, नोट्स किताब मिल जाए आखिरी दिनों में बड़ी बात है। किताब पे कहाँ नोट करेंगे, पता नहीं कहाँ नोट करेंगे। अच्छा उसी पेज पे, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पीटीसीएल कह रहे हैं मैंने सब्सिडी को कंसोलिडेट नहीं कर रहा, इंजमाम कहते हैं बाहर आ, वो कहते नहीं मैं फिर कर देता हूं। नाइकी अगर कहते हैं मैंने कंसोलिडेशन नहीं करनी तो फिर हमें करनी पड़ेगी। नाइकी नहीं वो तो फिर अलग डिस्कशन है ना, वो तो इनकी आपस की, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आज ऐसा करेंगे, अगली दफ़ा फिर कुछ और करेंगे। आज हम आपको 12:45 पे छोड़ देंगे, फिर आप 1:45 पे आ जाइएगा। तो फिर 1:45 से लेके इंशाल्लाह 3:40 तक कोशिश करेंगे 3 सवाल तो कम से कम हो ही जाएं। ऑब्वियसली आफ्टर असर, क्योंकि बीच में टाइम तो ज़ाया होता है, फिर इस तरह हल्का फुल्का खा पी आए, बड़े फ्रेश माइंड के साथ आने और 3-4 पुशअप्स निकाल के आने आप लोगों ने। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पार्ट बी जो अटेंड करेगा वो असर के बाद, ऐसी बात तो नहीं हम करेंगे, जैसे आपकी मर्जी है। पार्ट बी जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। अच्छा माय डियर, आज सुबह सुबह हमने क्या किया था? वर्किंग 7 के 2 वर्जन से पहले भी कुछ किया था मेरे ख्याल से। हाँ एक सवाल किया था, नेट एसेट्स उससे आरी निकाली थी, वो तो आसान सा था। वर्किंग 7 के 2 वर्जन किए थे, वो भी आसान से थे। फिर उसके बाद एमसीक्यू, वो तो उसी के अंदर कवर थे। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली गेम, और फिर उसके तो आज तो फारग ही। अच्छा जी, अब इसमें ना आप नाइकी, पीटीसीएल और यूफोन साथ साथ लिखते रहें, ये किताब पे ही लिख लें, बेहतर है, ताकि आप और ऑनलाइन वाले एक ही किताब उसके ऊपर हों। नोट्स तो पता नहीं अब आगे पीछे हो जाएं, नोट्स तो बस समझाने के लिए हैं, ताकि आप घर में येलो वाली लाइनें पढ़ लें। 1 मिनट पहले येलो वाली लाइनें बस पढ़ लें। नॉट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर
पीटीसीएल खुद क्या है, होलली या पार्शली ऑन इसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड, और ना इसका इरादा है स्टॉक एक्सचेंज में जाने का। इसका अल्टीमेट पेरेंट वादा करे कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, ये जरा मेन बात है। लेकिन जाहिर बात है पढ़ा तो सारे ही करें ना, ऐसे कोई भी एस्पेक्ट आई कैप टेस्ट कर लेते हैं फिर। वो कंडीशन जिसमें पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 10 also requires data. IFRS 10 also requires that, लिखते हैं साथ साथ, that PTCL, that is a parent, shall present consolidated financial statement must include all the subsidiaries. आपको चाहिए कि सारी subsidiaries को include करें, ये तो सादा सी बात थी। एक्सेप्शन आगे आ रही है अब, या रिलैक्सेशन। दो पेरेंट है ना, इसलिए लिखना जरूरी होगा। PTCL need not present consolidated financial statement if and only if all of the following conditions apply. PTCL खुद ही wholly owned subsidiary है या partially owned subsidiary है of another entity, वो कौन है, नाइकी, and its other owners। PTCL के अदर ओनर्स कौन है, किसी को याद है? इंजमाम, बाबा जी रहमत वगैरह भी लिख सकते थे आप, जैसे आप लोग पसंद करते। एंड इट्स अदर ओनर्स, ये छोड़े, इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट। नॉन वोटिंग शेयर्स भी कईयों के पास होते हैं। हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यानी नॉन, जिनके पास वो है नॉन वोटिंग शेयर्स, उनसे भी पूछना है, जरूरी सबसे पूछना है। हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उनको बताना है कि कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हम नहीं वर्किंग 1 2 3 4 कर रहे, हमारा बाप वर्किंग 1 2 3 4, यानी पेरेंट का पेरेंट करेगा। Have been informed about and they do not object, they do not object, and इंजमाम do not object the PTCL से कोई एतराज नहीं मेरा, not presenting consolidated financial statements। PTCL के डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें हम फर्क देखेंगे मंडे से। IFRS 9 में पूरा डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टैंडर्ड है। PTCL debt or equity instruments are not traded in public market, stock exchange में ट्रेड नहीं हो रहे। PTCL did not file and nor it is in the process of filing, ना कर रही है ना करेगी इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद पाकिस्तान में तो इससे मुराद क्या होगा, SEC और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग एनी इंस्ट्रूमेंट्स। पब्लिक से हम पैसा लेते ही नहीं, तो इसका मतलब है ये तो फिर प्रोविजन प्राइवेट कंपनीज के लिए बच गई, या शायद पब्लिक अनलिस्टेड भी समझ लें। ओके, पॉइंट नंबर 4, इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा चले अल्टीमेट ही समझ लें, नाइकी है, तो नाइकी वादा करता है, प्रोड्यूसेस मींस वादा करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक। ये भी बात मैंने आपको बताई थी, ये पिछले 6 महीने पढ़ी थी, याद थी अभी तक। डेट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक, ये पब्लिक को अवेलेबल करेगा नाइकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड और IFRS भी फॉलो करेंगे। अगली कंडीशन, भयानक कंडीशंस लगा रहा है, पब्लिक के लिए यूज होगी और IFRS भी कंप्लाई करेगा। इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और आर मेजर्ड एट FVTPL। ओहो, ये तो बिल्कुल ही भयानक बात है, क्योंकि IFRS 9 यहां लिख लें। IFRS 9 आपको बताएगा FVTPL क्या है, और ये भी IFRS 9 में ही पता चलेगा कि ये क्या है। ओके, अब जी इसमें आ जाएं आप। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका बताएं क्या मतलब है, आपको क्या समझ आ रहा है हेडिंग से? सेम रिपोर्टिंग डेट्स ऑफ पेरेंट है। भाई अटेंटिवली सुने, इसकी वजह से आज टेक्स्ट की क्लास 5 मिनट सुबह लेट हुई है। ये बना सेम रिपोर्टिंग डेट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरीज। पेरेंट और सब्सिडरी की रिपोर्टिंग डेट्स क्या होनी चाहिए? सेम, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। लेकिन मसला है, the financial statements of a parent and its subsidiaries used in the preparation of consolidated financial statement shall have the same reporting period, same reporting date, मतलब same reporting end।
व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट, ये मेरा नहीं ख्याल न्यूमेरिकली आपको आएगा, वरना इस तरह को सवाल आई कब डालता। व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट द सब्सिडरी प्रिपेयर्स, पेरेंट का ईयर एंड तो अपनी जगह खड़ा है, बीवी कह रही है नहीं मैं जरा 3 महीने पहले ना कर ला ईयर एंड, चल तेरी मर्जी बीवी। व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर दिसंबर को ईयर एंड करता है, शुगर सेक्टर किसी और को करता है, फिर वो मसले आते हैं। व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट द सब्सिडरी प्रिपेयर्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, सेपरेट किताबों को नहीं छेड़ेगी द सब्सिडरी प्रिपेयर्स फॉर कंसोलिडेशन एडिशनल फाइनेंशियल, नहीं स्टेटमेंट्स नहीं, इतनी डिटेल में नहीं जाना, एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2-3 महीने की लग एज ऑफ द सेम डेट एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट। अब आगे मकसद लिखा टू एनेबल द कंसोलिडेशन अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू, अगर ना कर सके फिर क्या करें। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3 महीने की अलग नहीं बना पा रही, टाइम बहुत लग जाएगा, मसला बहुत है, अकाउंटेंट ये है वो है, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो द सब्सिडरीज मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड ऊपर ईयर एंड लिखा होगा 31 दिसंबर और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी नवंबर की महीना पुरानी। इफ इट्स इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो सब्सिडरीज मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मोस्ट रीसेंट से मुराद है अभी वाली, ये नहीं कि 6 साल पुरानी, इट्स मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड, नहीं एक शर्त है इसमें, विद एडजस्टमेंट्स। अब मैंने आपको फर्क बताने एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स में क्या फर्क है वो मैं बताता हूं। यूज करें विद एडजस्टमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। अब कोई खुद ही हाथ खड़ा करके मतलब बता दे, इधर वो कह रहा था एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाओ और इधर वो कह रहा था सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स करो, इन दोनों में फर्क बता दें। मतलब ये कि ज्यादा डिटेल से काम करो तो अच्छा है। एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2-3 महीने की सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल, एडिशन, डिस्पोजल सब डालो, और सिग्निफिकेंट से मुराद है जो मेजर एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो डाल दो, बाकी कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स मिस भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं, हल्का फुल्का गुजारा चला लो। तो 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मुझे याद रहा तो मैं ये अंडरलाइन कर दूंगा, एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब आपको नोट्स में भेजूंगा, और मे बी यूज्ड विद एडजस्टमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट, वरना मोटी मोटी एडजस्टमेंट तो डालो ना, यानी 70-80% एडजस्टमेंट डाल दो, सारी नहीं भी डालो तो। इन एनी केस, लेकिन एक बात याद रखना, इन एनी केस द डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट्स शैल नेवर बी मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं नहीं मान, बस या अपना फिर ईयर एंड चेंज करो या सब्सिडरी का कराओ, मुझे नहीं पता, 3 मंथ से ज्यादा मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मैक्सिमम अगर आप फर्क डाल भी सकते हो कितने महीने का, 3 मंथ्स, एंड द लेंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। और फिर लेंथ को और ईयर एंड को हमेशा सेम रखना। लेंथ 12 महीने होती है और ईयर एंड हो रहा है हमारा मिसाल के तौर पे नवंबर में, तो फिर अगले साल भी कर लें। लेंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड और ईयर एंड ओवर द ईयर्स फिर सेम ही रखना। जब एक दफा ये हरकत शुरू कर दी, यानी इस साल नवंबर है, अगले साल भी नवंबर, अगले साल भी नवंबर, ये ना होना कि सब्सिडरी कभी 11 महीने बाद ईयर एंड कर रही हो, कभी 13 महीने बाद ईयर एंड कर रही हो, इन चक्करों में ना पड़ना। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं मजबूरी में, कोई इक्का दुक्का हो जाए वो खैर है। कहते हैं मेरा मशवरा पे जब एक दफा ये काम शुरू कर दिया ना तो हर साल फिर ऐसा ही करना, उसको कह दिया करना नवंबर पे एंड कर लो और तुम कब एंड कर लिया करना, दिसंबर के ऊपर। तो 12-12 महीने के गैप से वो भी एंड करती रहेगी, तुम भी 12-12 महीने के गैप से ऐड करते रहोगे, ईयर एंड उसका नवंबर हो जाएगा और तुम्हारा दिसंबर हो जाएगा। ये अजीब सा फिक्रा पड़े। एंड द लेंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। यानी आप वो भी नवंबर में ईयर एंड करें, आप भी दिसंबर में ईयर एंड करें, महीने का गैप डालते रहो, कहते हैं उसमें कोई मसला नहीं। ओके, मिसलेनियस, बस 1-2 मिनट में आपको क्या छोड़ रहा हूं 45 पे। मिसलेनियस किताब से कंपेयर ना करें, एज इट इज है बाकी सारा। ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड। भाई कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एक एमसीक्यू आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हम जूते बना रहे हैं, वो मैं मिसाल दे रहा हूं, वो बॉल पॉइंटें बना रहे हैं, कंसोलिडेट करें।
एक एमसीक्यू आया था, वो बहुत दूर की कंट्री के अंदर है, अब इस वक्त पता ही नहीं चल रहा उसका बना क्या है, कंसोलिडेट करें, हमें नहीं पता इस तरह की बातें। एक एमसीक्यू आया था कि सब्सिडरी ऐसे मुल्क के अंदर है जहाँ से पैसे भेजना मुश्किल हो रहा है, उसको कंसोलिडेट करें। हमारे स्टैंडर्ड में ये बातें नहीं है, अपने पैसे नहीं भेज पा रहा, हमें क्या है। एक सवाल में आया था कि हम सब्सिडरी को अगले साल बेचने का सोच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसोलिडेट करें। एक सवाल के अंदर मिसाल के तौर पर आया था कि हम सब्सिडरी ने लॉस कमाना शुरू कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसोलिडेट करें। इस रूल की एक्सेप्शन कोई नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ऑल, कोई रिलैक्सेशन नहीं, देयर आर नो ग्राउंड्स। कहते हैं मैं आपको एक मिसाल भी नहीं दे सकता, काफी मैंने देखा चीजों को, लेकिन मुझे दुनिया में कोई ऐसी सब्सिडरी नहीं मिली जिसको मैं एक्सेप्शन में डाल सकूं। तो अगर वो आपकी सब्सिडरी और आपका कंट्रोल है, पावर ओवर द इन्वेस्टी, राइट टू वेरिएबल रिटर्न, एंड यू यूज योर एबिलिटी टू चेंज दोज वेरिएबल रिटर्न्स, अगर ये तीन पावर्स आपके पास हैं तो ये आपकी सब्सिडरी है, यू मस्ट कंसोलिडेट इट। और यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात हमने कल कर ली थी। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी ये थी कि पास पेपर क्वेश्चन 1 में पेरेंट यूज कर रहा था रीवैल्यूएशन मॉडल और सब्सिडरी यूज करी थी, तो सब्सिडरी को हम मिन्नत करके फॉर कंसोलिडेशन पर्पस रीवैल्यूएशन मॉडल पे लाए थे। तो मस्ट बी, देयर मस्ट बी यूनी, इफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, असल में कई सब्सिडरीज होती है, हमारी तो एक ही होती है, सवाल में लगा शुक्र है, 2 सब्सिडरीज हमारे सिलेबस में नहीं। इफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप uses accounting policies other than those adopted in for like transactions and events in similar, तो करना क्या पेपर में बताएं, appropriate adjustments are made to that of group members financial statements in preparing the consolidated financial statement to ensure the conformity with the group's accounting policies। बस ठीक है। acquisition date क्या होती है? acquisition date is the date on which the parent effectively obtain control of the acquiry। ये आपके सिलेबस में नहीं इंपॉर्टेंट लाइन, लेकिन एक मिनट, ये सीए फाइनल में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। उसको पैसे देते हैं हम 4 जनवरी को, सऊदी किंग को, एक मिनट, पैसे देते हैं 4 जनवरी को, शेयर देने का वादा करते हैं 6 जनवरी को, 7 जनवरी को कहते हैं थोड़ी सी लैंड भी ले लो। इस तरह की कंफ्यूजिंग लाइंस होंगी कि थोड़े से पैसे अभी दे दिए, थोड़े देने का 2 दिन बाद वादा किया, अब वो सारी चीजें ही मिक्स हुई होंगी, पता ही नहीं चल रहा होगा किस दिन किसको खरीदा। तो कहते हैं बस वो उसी दिन खरीदा जिस दिन आपका कंट्रोल आया, लेकिन ये न्यूमेरिकली आपको नहीं, लेकिन थ्योरी के हद तक याद करें। बोले एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच द, ओके, ये एज इट इज है, सेम रिपोर्टिंग डेट पढ़ लिया हमने। ऑल सब्सिडरीज टू बी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये आसान है, ये 5 मिनट में कल पढ़ लेंगे। और एक छोटी सी लाइन यहाँ से उठा के डाल दी थी, डिटर्मिनिंग एक्यू, क्योंकि वो स्लाइड में जगह पड़ी हुई थी। जय अल्लाह हाफिज़ जी माय डियर, 145 एग्जैक्ट इंशाल्लाह।